Good evening, everyone. Welcome to one more session of Evening अड्डा। आज का सेशन बहुत एक्साइटिंग है, बहुत ही इंटरटेनिंग है, क्योंकि आज कुछ हम लोग वैसा सीखने वाले हैं जिसपे एज अ फिनोमेटिक कंपनी हम बहुत फोकस करते हैं, विच इज़ फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग, जिसपे हम लोग बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हैं। अभी हमने अपना ये जो सुपर एमएफडी सेशंस है उसमें भी हमने फैक्टर इन्वेस्टिंग को लेकर के काफ़ी बात की है। तो आज का टॉपिक इज समथिंग रिलेटेड टू फैक्टर इन्वेस्टिंग। जिन्होंने आज तक ये फैक्टर इन्वेस्टिंग हमसे नहीं सुना है या फैक्टर इन्वेस्टिंग के किसी भी प्रोडक्ट पे अपने इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट्स नहीं कराया है, उन लोगों के लिए आज का सेशन सुनना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज व्हाट वी फील लाइक दैट कि इंडेक्स फंड अगर आएगा, दीज फैक्टर्स विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कमिंग टाइम्स। हर क्लाइंट चाहेगा कि मुझे फैक्टर इन्वेस्टिंग वाला इंडेक्स फंड दो। तो बेटर जितना जल्दी आप लोग सीख जाएंगे, जितना जल्दी इसको स्टार्ट कर देंगे अपने इन्वेस्टर्स को देना, उतना ही आप लोग बेनिफिटेड रहेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अबाउट द एन एनएफओ विच इज बेस्ड ऑन फैक्टर इन्वेस्टिंग, जो कि यूटीआई की तरफ से आ रहा है, यूटीआई निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स फंड। तो जैसे कि आपने नाम देखा, अल्फा लो वॉलेटिलिटी, दीज आर बेसिकली फैक्टर इन्वेस्टिंग का नाम है, टाइप ऑफ फैक्टर इन्वेस्टिंग है। ये कैसे क्या स्टाइल काम करती है वो अंकित सर आज हम लोग को ड्यूरिंग द सेशन बताएंगे ही। इसके साथ साथ यूटीआई का एक और एनएफओ भी आ रहा है, यूटीआई निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स। उस पर भी हम बात करेंगे, बट आवर फोकस विल बी मोर ऑन यूटीआई निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स फंड। तो अंकित सर, बिफोर आई इंट्रोड्यूस यू टू द टीम, मैं आपको एक दो चीज खाली बोल देता हूँ कि हम्म आज का सेशन में, सिंस जब आप ये फैक्टर इन्वेस्टिंग समझाएंगे, तो यू हम्म स्टार्ट विथ एक्सप्लेनिंग अबाउट ऑल अदर फैक्टर्स, मोमेंटम, वैल्यू, क्वालिटी। ये सबको भी एक बार प्लीज आप टच बेस कीजिएगा, सो दैट जो हम्म ऑडियंस न्यू है, जिन्होंने फैक्टर इन्वेस्टिंग का अभी तक हमसे कोई सेशन लिया नहीं है या उन्होंने कोई इंट्रोडक्शन कराया नहीं है अपने क्लाइंट को अब फ्रॉम दिस प्रोडक्ट, ताकि वो समझ भी पाए। एंड देन यू टॉक अबाउट कि व्हाई अल्फा लो वॉल इज इम्पोर्टेंट एट दिस सिनेरियो। So these people will be able to understand कि what is the importance of this NOPO during this volatile time. तो आप ऐसे Sure. start कीजिएगा। So this is what I intend to talk with you people. So before we start, so let me introduce Ankit Singhania to you all. Ankit Singhania is a senior VP and head of passive strategies at UTIMF. Ankit is a chartered accountant by qualifications and comes with an overall experience of over 14 years in the mutual fund industry. Prior to joining UTI, Ankit has been instrumental in setting up the passive decks at HDFC AMC and Nippon Asset Management Company. So Ankit sir, over to you. I am making you the host so that you will be able to share your screen. आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप ये सेशन आज हमारा इंग्लिश में लें, विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, आपको सुन रहे होंगे। एंड Sure. माई टीम विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट इन बिटवीन, बट इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग टू देम और इफ यू वांट देयर एंगेजमेंट, आप चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। यू आस्क द क्वेश्चन, दे कैन रिप्लाई यू ओवर चैट बॉक्स। Post your session, Harshika from my team is there with us in this call. She will conduct the Q&A part if at all they have any queries. Sure. हर उत्कर्ष जी, जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि सुरभि को भी आप होस्ट बनाइएगा, बिकॉज सुरभि और संचिता दे विल शेयर द प्रेजेंटेशन. ओके, आई थिंक वो दोनों ही ज्वाइन नहीं किए अभी। हर्षिका, कैन यू एक बार टॉक टू देम कि वो ज्वाइन करें, सुरभि मैम एंड ये संचिता मैम। Yes, yes, sir. I have already sent them the mail IDs and also the panelist link. एक बार मैं reconfirm कर ले रही हूँ अभी. हाँ प्लीज। बोल तो दीजिए. जब तक वो लोग ज्वाइन करते हैं, मैं आप हम्म लोगों को, जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये फैक्टर इन्वेस्टिंग इंडेक्स फंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड यही आपका फ्यूचर भी बनने वाला है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। आज आपको देखते हो कि आपको थ्रेट है कि जो डायरेक्ट पोर्टल्स हैं जो कि ऑनलाइन डायरेक्ट करते हैं, वो आपके लिए एक थ्रेट बने बैठे हैं कि आपका इन्वेस्टर वहां जाके इन्वेस्टमेंट कर ले रहा है डायरेक्टली। आज भी इन पोर्टलों में आपका फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग फंड्स के बारे में बताया नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि ये फंड्स अभी नए हैं और उन प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिदम होता है दैट दे शो यू द फंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट रिटर्न्स।
ये सारे फंड अभी नए हैं, इन पे वो पास्ट रिटर्न्स का थ्योरी एप्लीकेबल नहीं कर रहा है, इसलिए अभी कोई भी आपका ऑनलाइन पोर्टल जो डायरेक्ट फंड प्रमोट कर रहा है, वो आज ये फंड्स को प्रमोट नहीं कर पाता है। वो दिखा नहीं पाता है कि क्यों ये फैक्टर बेस्ड फंड आज इंपॉर्टेंट है। आपको अगर अर्ली मूवर एडवांटेज चाहिए तो यू शुड अंडरस्टैंड कि ये फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग कैसे काम करती है, किस सिचुएशन पे कौन सा फैक्टर बेस्ट बैठता है क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट्स के लिए, एंड अकॉर्डिंगली अगर क्लाइंट आपको 10 स्कीम पे इन्वेस्ट करने बोल रहा है तो एटलीस्ट 1 या 2 स्कीम्स आप उसका फैक्टर इन्वेस्टमेंट में डालना शुरू कर दीजिए, उत्कर्ष तो जी, दैट सिर्फ एक चीज, आई थिंक संचिता का मैसेज आया दैट वो शेयर करने का कोशिश कर रही है बट शेयर नहीं कर पा रही है बिकॉज शेयरिंग ऑप्शन नहीं है उनके पास। आई थिंक मैम भी फिर आपका पैनल होस्ट वाले से ज्वाइन नहीं किए, पैनल एज अ पैनलिस्ट ज्वाइन नहीं किए, शी हैज आल्सो ज्वाइंड एज एन अटेंडी। हर्षिका इज इन टॉक विथ हर, एक बार वो श्योर। ज्वाइन कर लें तो देन वी कैन स्टार्ट द सेशन। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि ये फैक्टर इन्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब मार्केट ऑलरेडी इसको पिच करना शुरू करे उससे पहले आपके क्लाइंट के पोर्टफोलियो में ये सारे प्रोडक्ट होने चाहिए। अगर क्लाइंट आपको कोई 10 स्कीम में इन्वेस्ट करने बोल रहा है तो एटलीस्ट 2 स्कीम आपकी फैक्टर इन्वेस्टिंग की होनी चाहिए, सो दैट जब मार्केट का ग्रो ऐप दिखाएगा कि आपके पास ये फलाना फंड लो वॉल होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए, मोमेंटम होना चाहिए, आप अपने क्लाइंट्स को दिखा सको कि आपने ऑलरेडी इस ऐप के बोलने से पहले उनके पोर्टफोलियो में ये सारे फंड्स को दे दिया था। दिस इज वेयर योर इंपॉर्टेंस विल बी फेल्ट कि क्यों एक एडवाइजर जरूरी है। जो हम सबको थ्रेट लगता है कि ऐप भी तो आके वही सारे फंड्स बता दे रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न और लोग उससे इन्वेस्टमेंट कर ले रहे हैं। तो ये होगा आपका सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन कि आप एक फंड मैनेजर लाइक अंकित को आप लोग डायरेक्टली सुन रहे हो, जो पैसिव डेस्क को हेड करते हैं, एंड वो पैसिव डेस्क जो कि इंडस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट है उसको हेड करते हैं। ही हैज गॉट ऑल दिस काइंड ऑफ पैसिव इन्वेस्टमेंट्स अंडर हिम, लो वॉलेटिलिटी, अल्फा, मोमेंटम, ऑल दी प्रोडक्ट्स जो भी आपको फैक्टर के पार्ट हैं सारे ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं विथ यूटीआई म्यूचुअल फंड। एंड अभी जो इनका करंट एनएफओ है दैट विल टॉक अबाउट 2 फैक्टर्स विच इज अल्फा एंड लो वॉलेटिलिटी। अभी अंकित हमें यही बताएंगे कि करंट सिचुएशन में क्यों ये वाला एनएफओ आ रहा है, क्यों ये वाला एनएफओ हमारे क्लाइंट्स के भी पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। साथ ही साथ अंकित हमारे साथ बाकी फैक्टर्स जो होते हैं फैक्टर इन्वेस्टिंग के, जैसे कि मोमेंटम हो गया, क्वालिटी हो गया, वैल्यू हो गया, उसके ऊपर भी हाईलाइट करेंगे, सो दैट जो लोग नए हैं उनको एक बार ये फैक्टर्स के बारे में पता चल जाए, और जो लोग ऑलरेडी हमारे साथ ये फैक्टर इन्वेस्टिंग का क्लासेस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके लिए काइंड ऑफ अ रिवीजन हो जाए। हर्षिका, इज देयर एनी प्रॉब्लम? No, sir. Survi ma'am is just joining. ओके, अच्छा, in the meanwhile, Utkarsh, I can actually start श्योर सर, so यू that I कैन। can build the context. Now, good evening, everyone. And जैसा कि उत्कर्ष जी ने बताया that this is a very interesting proposition, नया है और इंटरेस्टिंग है। और आजकल के ज़माने के हिसाब से अगर आप देखें तो जितनी जल्दी आप नई चीज़ों को अपनाएंगे, सीखेंगे, समझेंगे और उनको यूज़ में लेंगे, उतना आप 2 कदम आगे रह पाएंगे इंडस्ट्री से। एंड इसीलिए फैक्टर बेस्ड स्ट्रैटेजीज को समझना, इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। नाउ, अगर मैं आपको ये फैक्टर बेस्ड स्ट्रैटेजी बताऊं तो ये पैसिव स्कीम्स का पार्ट होती है, जहां पे हम क्या करते हैं, एक ऑलरेडी क्रिएटेड इंडेक्स को सिंपली रेप्लिकेट करते हैं। नाउ, जो फैक्टर बेस्ड स्ट्रैटेजीज हैं ये एक्चुअली प्लेस होते हैं बिटवीन एन एक्टिव स्कीम एंड ए पैसिव स्कीम। एक्टिव स्कीम्स पॉपुलर क्यों हैं? क्योंकि उनमें अल्फा जनरेशन का पोटेंशियल है। उन सारे स्कीम्स में आप अल्फा जनरेट कर सकते हैं, इसलिए एक्टिव स्कीम्स इतने पॉपुलर हैं। एक्टिव स्कीम्स का चैलेंज क्या है कि कभी फंड मैनेजर का डिस्क्रिप्शन राइट हो सकता है, कभी रॉन्ग हो सकता है, और अगर राइट हुआ तो अल्फा आएगा, राइट नहीं हुआ तो अल्फा नहीं आएगा। तो एक्टिव स्कीम्स में एक डिस्क्रिशनरी रिस्क रहता है। वही अगर हम बात करें पैसिव स्कीम्स की, जैसे निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, अंकित जहाँ सर, रूबी मैम हैज ज्वाइंड, आई एम मेकिंग हर दी होस्ट सो दैट वो आपका प्रेजेंटेशन भी शेयर कर पाए। तो पैसिव स्कीम्स में क्या रहता है कि कोई डिस्क्रिशनरी रिस्क नहीं रहता है, एट द सेम टाइम अल्फा भी नहीं रहता है। फैक्टर बेस्ड स्ट्रैटेजीज एक्टिव और पैसिव के बीच में एक कैटेगरी है जो इवॉल्व हुआ है, जिसके अंदर आपको अल्फा भी मिलता है ओवर ब्रॉड इंडेक्स, एट द सेम टाइम आपका कोई डिस्क्रिशनरी रिस्क भी नहीं रहता है। सो देर इज नो डिस्क्रिशनरी रिस्क, एट द सेम टाइम दे हैव ऑल्सो टेंडेंसी टू जनरेट अल्फा। नाउ इफ यू सी कि फैक्टर्स कौन कौन से बाजार में अवेलेबल हैं,
So if we move to the second slide, Surbhi, that जो बाजार में पॉपुलर स्ट्रैटेजीज हैं जो कि अवेलेबल हैं वो है मोमेंटम, लो वोलेटिलिटी, अल्फा, क्वालिटी, वैल्यू। अगर हम इन इंडिविजुअल फैक्टर्स को देखें तो मोमेंटम क्या करता है, हाई मोमेंटम कंपनीज को पकड़ के एक पोर्टफोलियो बनाता है। Similarly, if you talk about low volatility, it is a portfolio that actually combines stocks with lowest volatility. Similarly, alpha is a factor where stocks are selected on the basis of higher Jensen alpha, which is higher risk adjusted return. Otherwise, if you see quality, quality is a factor that identifies stocks जिनके अंदर क्वालिटी है, जो कि सिलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कंपनी का बैलेंस शीट कितना स्ट्रांग है, कंपनी में कंसिस्टेंसी कितनी है। एंड देयर इज वन मोर फैक्टर विच इज कॉल्ड वैल्यू। वैल्यू का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आइडेंटिफाई करे उन स्टॉक्स को जो अभी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स बाजार में अवेलेबल हैं ग्लोबल मार्केट्स में भी एज वेल एज इन द इंडियन मार्केट्स which have tendency to generate alpha over broad index. तो ये अंकित सारे सर, फैक्टर्स। हाँ। अंकित सर, मतलब आई गेट अ वेरी कॉमन क्वेरी कि ये क्वालिटी और वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है, वो एक बार थोड़ा सा आप क्लियर कर दें, क्योंकि पीपल श्योर यूजुअली गेट कंफ्यूज विद क्वालिटी एंड वैल्यू। श्योर। और ये थोड़ा सा हिंदी का रिक्वेस्ट आ रहा है, तो इसमें आई थिंक इसमें तो ठीक कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी में ही। ठीक। बिटवीन क्वालिटी एंड वैल्यू, अगर क्वालिटी को आप देखें तो क्वालिटी एक ऐसा फैक्टर है जो आपको आइडेंटिफाई करके देता है स्टॉक्स जिनके अंदर क्वालिटी है, राइट, जो कि स्टेबल कंपनीज हैं, जिनमें कंसिस्टेंसी है, जिनका बैलेंस शीट स्ट्रांग है, जिनका अर्निंग स्ट्रांग है। तो अगर आप क्वालिटी की बात करें ना, क्वालिटी फैक्टर में स्टॉक्स का सिलेक्शन होता है तीन चीजों के बेसिस पे, जहां पे देखते हैं कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कैसा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, एंड कंपनी का ईपीएस ग्रोथ वेरिएबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी ऑफ अर्निंग्स कैसा है लास्ट के 5 सालों में। इन तीनों कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे Please share the below requirements as required by the concerned team. अब ये प्लीज प्रोवाइड करेक्ट आईएसबी डिटेल्स। तो क्या करेक्ट क्या इनकरेक्ट क्या गया है, और कंफर्म एरिया ऑफ ऑपरेशंस। आप मांगे कि कंफर्म एरिया ऑफ ऑपरेशन एंड करेक्ट क्या डेटा। आई थिंक ऑडियंस, कैन आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पुट द कॉल ऑन म्यूट। डन सर, डन, नाउ यू कैन कंटिन्यू सर। अगर वही चीज वैल्यू की बात करें, हम वैल्यू की, वैल्यू में जो ऑब्जेक्टिव होता है स्टॉक्स को सेलेक्ट करने का, वहां पे स्टॉक्स विच आर ट्रेडिंग बिलो द इंट्रिंसिक वैल्यू, वो चार चीजों के बेसिस पे सेलेक्ट किया जाता है, विच इज कंपनी का करंट पी कैसा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू सेल्स रेशियो और डिविडेंड यील्ड। जहां पे प्राइस टू इक्विटी पी लोअर द बेटर, प्राइस टू बुक वैल्यू लोअर द बेटर, प्राइस टू सेल्स लोअर द बेटर, डिविडेंड यील्ड हायर द बेटर। इन चारों फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन पे जो एक स्कोर दिया जाता है, कंपोजिट स्कोर, उसके बेसिस पे स्टॉक सेलेक्ट किया जाता है वैल्यू। नो, हो सकता है कि लोगों को लगता हो क्वालिटी और वैल्यू सेम है, बट क्वालिटी और वैल्यू दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमेशा अपोजिट काम करते हैं। जब क्वालिटी काम करता है तो वैल्यू काम नहीं करता है, और जब वैल्यू काम करता है तो क्वालिटी काम नहीं करता है। If you see last 4 financial years, 2021, 22, 23, 24, इन चारों सालों में वैल्यू ने मैसिवली आउट परफॉर्म किया है क्वालिटी को। और इन चारों सालों का अगर मैं आउट परफॉर्मेंस निकालूं तो 130% का एब्सोल्यूट आउट परफॉर्मेंस है वैल्यू का अगेंस्ट क्वालिटी। वही अगर हम उससे 3 साल पहले जाएं तो क्वालिटी ने वैल्यू को मैसिवली आउट परफॉर्म किया है। तो क्वालिटी और वैल्यू जो साइकिल है वो आपस में चेंज होती रहती है। इसीलिए ये दो फैक्टर्स को हम बोलते हैं फंडामेंटल फैक्टर, क्वालिटी और वैल्यू, जो आपस में बदलते रहते हैं अपना समय, राइट। तो जैसा मैंने बताया कि ये सारे फैक्टर्स अलग अलग मार्केट में काम करते हैं। जैसे मैंने बताया, जब क्वालिटी काम करता है तो वैल्यू नहीं करता है, जब मोमेंटम करता है तो लो वोलेटिलिटी नहीं करता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा सुरभि, इफ वी जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट अगर हम लास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न्स देखें और सारे फैक्टर्स को कंपेयर करें, कैन यू प्लीज मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अगर हम सारे फैक्टर्स का रिटर्न देखें लास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर्स के, तो आपको दिखेगा कभी वैल्यू काम कर रहा है, जैसे 23, 20, 2024, 2023, 2022, 2021 में वैल्यू और मोमेंटम ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है।
जबकि क्वालिटी लो वोलेटिलिटी ने कम रिटर्न दिया है। अगर आप उसी से उसके एग्जैक्टली 3 साल पहले जाएं, 2020, 2019, 2018, वैल्यू ने मैसिवली अंडर परफॉर्म किया है, जबकि मोमेंटम, निफ्टी 100, लो वोलेटिलिटी, क्वालिटी, इन सब ने अच्छा रिटर्न दिया है। मतलब क्या है कि परफॉर्मेंस अगर हम सारे फैक्टर्स का देखें तो परफॉर्मेंस साइकिल चेंज होते रहता है। तो अगर आप सिंगल फैक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, उस सिंगल फैक्टर की सिक्लिकलिटी के लिए में फंस सकते हैं, जहां पे अगर उस पर्टिकुलर टाइम पे उस फैक्टर ने परफॉर्म नहीं किया तो आपको नेगेटिव रिटर्न या कम रिटर्न दिखा जा सकता है। इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या है सुरभि, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएं तो अगर इसका सॉल्यूशन है कि अगर आप सिंगल फैक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस पर्टिकुलर सेक्टर के साइकिल में फंस सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको कंबाइन करें और कंबाइन ऐसे दो फैक्टर्स को करें जो कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपको तीन चीजें मिलती हैं। आपको मल्टीपल फैक्टर का एक्सपोजर मिलता है, आपका डाइवर्सिफिकेशन एनहांस होता है, एट द सेम टाइम आप ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं एट ए रिड्यूस्ड वोलेटिलिटी। इसीलिए जब आप फैक्टर्स की बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में। नाउ इफ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, और मैं अगर आपको लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस दिखाऊं इंडिविजुअल फैक्टर्स का और एक कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स, लॉन्ग टर्म में जहां निफ्टी 100 ने 15% का रिटर्न दिया है, मोमेंटम ने 21% का रिटर्न दिया, क्वालिटी ने 19 का, लो वोलेटिलिटी ने 18% का, अल्फा ने 17% का और वैल्यू ने भी 17% का। स्टैंडर्ड डेविएशन वाइज जाके देखूं तो आपको दिखेगा कि वैल्यू ने सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन जनरेट किया है, उसके बाद मोमेंटम ने, उसके बाद अल्फा ने, ऐसा करके सबने अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन जनरेट किया है। रिस्क एडजस्टेड वाइज जाके देखो मैं तो क्वालिटी और लो वोलेटिलिटी का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न सबसे बेटर है। नाउ ये थे इंडिविजुअल फैक्टर्स। अगर इन फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन देखूं मैं, विच इज अल्फा लो वोलेटिलिटी, जहां पे 50% वेट अल्फा को दिया, 50% वेट लो वोलेटिलिटी को दिया, तो लॉन्ग टर्म में जो उसने रिटर्न जनरेट करके दिया है वो 20% है, विच इज क्लोजर टू मोमेंटम। अगर आप मोमेंटम का रिटर्न देखें तो 21.2, अल्फा लो वोलेटिलिटी का रिटर्न देखें तो 20.2। So the return of alpha low volatility is very similar to momentum. अगर आप उसकी वोलेटिलिटी देखें तो वोलेटिलिटी अल्फा लो वोलेटिलिटी की है 17.5, जो कि सिमिलर है लो वोलेटिलिटी से। मतलब रिटर्न्स मोमेंटम की तरह, लो वोलेटिलिटी लो वोलेटिलिटी की तरह। इसीलिए अगर हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की बात करें तो इट हैज द हाईएस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, बेटर देन एनी ऑफ द इंडिविजुअल फैक्टर्स, राइट। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करें श्रुति, तो इंडिविजुअल फैक्टर्स के साथ अगर हम अल्फा लो वोलेटिलिटी का कंपेयर करें, अल्फा लो वोलेटिलिटी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा एंड लो वोलेटिलिटी। जहां अल्फा ने 17% का रिटर्न दिया है, लो वोलेटिलिटी ने 18.4% का रिटर्न दिया है, कॉम्बिनेशन ने 20% का रिटर्न दिया है। दोनों इंडिविजुअल फैक्टर्स को 2% से बीट किया है एट ए लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड देयरफॉर बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। इसीलिए कॉम्बिनेशन मेक्स ए लॉट ऑफ सेंस, बिकॉज क्या होगा, राइजिंग मार्केट में ये आपके रिटर्न में पार्टिसिपेट करेगा, फॉलिंग मार्केट में ये आपके सपोर्ट पे पार्टिसिपेट करेगा, बढ़ते मार्केट में बढ़ाएगा, घटते मार्केट में आपको प्रोटेक्ट करेगा, इज व्हाट अल्फा लो वोलेटिलिटी एक्चुअली ऑफर्स टू यू। नाउ there is an index called, if we can just move to the next slide, that there is an index called Nifty Alpha Low Volatility, जिसका यूनिवर्स, स्लाइड नंबर 8 प्लीज, जिसका यूनिवर्स है निफ्टी 100 प्लस निफ्टी मिड कैप 50। सो आउट ऑफ 150 कंपनीज ये फर्स्ट कंडीशन डालता है दैट द स्टॉक्स व्हिच आर पार्ट ऑफ एफएनओ विल ओनली बी कंसीडर्ड, जिसके अंदर टॉप 30 स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं, जहां पे 50% वेट देते हैं अल्फा स्कोर को और 50% वेट देते हैं लो वोलेटिलिटी स्कोर को, और उसके बेसिस में टॉप 30 स्टॉक्स हम आइडेंटिफाई करके पोर्टफोलियो बनाते हैं, जहां पे किसी भी एक सिंगल स्टॉक को 5% से ज्यादा वेट नहीं दिया जाता है। एंड दिस इंडेक्स इज ऑल्सो बीइंग रिव्यूड semi annually in the month of June and December. Now, if we move to the next slide, अल्फा लो वोलेटिलिटी की अगर हम बात करें तो अल्फा क्या है, जेनेसन अल्फा फॉर लास्ट 1 year, which is nothing but the risk adjusted return for last 1 year. और अगर वोलेटिलिटी की बात करें तो वोलेटिलिटी इज नथिंग बट एनुअलाइज्ड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर लास्ट 1 year. सो 50% वेट देते हैं अल्फा को, 50% वेट देते हैं लो वोलेटिलिटी को, और उसका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो आता है अल्फा लो वोलेटिलिटी, which is nothing which is potential for growth and stability under one scheme. Now, if we move to the next slide, अल्फा फैक्टर को अगर हम सिर्फ एनालाइज करें तो ये एक अग्रेसिव फैक्टर है जो कि एक्चुअली फोकस करता है एक्सेस रिटर्न जनरेट करने में, और इसीलिए
राइजिंग मार्केट में ये आउट परफॉर्म करता है। अगर लो वोलेटिलिटी की बात करें तो एक डिफेंसिव सेक्टर है, जहां पे बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स पे फोकस किया जाता है। रिटर्न पे फोकस होता है बट स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी फोकस होता है, एंड देयरफॉर बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। एंड इसीलिए अगर आप देखें तो डाउन मार्केट में आपको अल्फा लो वोलेटिलिटी सपोर्ट ऑफर करता है। यही तो चाहिए ना, कि बढ़ते मार्केट में हम बढ़े, गिरते मार्केट में हम कम गिरे, ताकि हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहे, स्टेबल रहे। आई थिंक यही चीज है जो इन्वेस्टर्स की डिमांड है। So if we move to the next slide, which is about the alpha low volatility का portfolio, so अगर आप portfolio में देखें, जैसा मैंने बताया कि portfolio is a combination of two factor alpha and low volatility। इसीलिए अगर आप alpha low volatility का sector allocation देखें, तो it is a very optimal mix of aggressive as well as defensive sector। और जहाँ की हेल्थ केयर में अल्फा को सिर्फ 9% का एक्सपोजर है, अल्फा लो वॉल में 18% का एक्सपोजर है। जहाँ की एफएमसीजी में अल्फा को सिर्फ 2.3% का एक्सपोजर है, अल्फा लो वोलेटिलिटी को 17.3% का एक्सपोजर है। इट एक्चुअली मेक्स ए परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अग्रेसिव एज वेल एज डिफेंसिव फैक्टर्स, डिफेंसिव सेक्टर्स, इन ए वे कि आपका पोर्टफोलियो एक ऑल वेदर प्रपोजिशन बन जाए। राइट अगर हम करंट पोर्टफोलियो की बात करें, इफ यू कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम करंट पोर्टफोलियो की बात करें तो करंट पोर्टफोलियो में, ये करंट पोर्टफोलियो बताता है एज ऑन 31 अक्टूबर, जहां पे आप देखो सारे स्टैब्लिश नेम है, इंक्लूडिंग सन फार्मा, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, ल्यूपिन, आईटीसी, बजाज ऑटो। एट द सेम टाइम बॉटम में भी जाके देखे तो आप जाइडस, एमआरएफ। इसमें एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है नोट करने का, कि जो हाईएस्ट एक्सपोजर है वो 5% है, बिकॉज 5% का कैप इंडेक्स कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। बट जो लोएस्ट एक्सपोजर है वो भी 2% का है। मतलब हर स्टॉक आपको परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट करके दे रहा है। दिस इज ए फेयरली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। ऐसा नहीं है कि नीचे के 10 स्टॉक आधा आधा परसेंट, 0.25% वेट लेके बैठे हैं। इसका टेल नहीं बढ़ा है। इनफैक्ट दिस इज वेरी वेरी मच लाइक एन इक्वल वेट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी, जहां पे हर स्टॉक को पार्टिसिपेट करने मिल रहा है इन द ओवरऑल ग्रोथ। राइट नाउ इफ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड and talk about the performance of this. Now, it is a very interesting point to actually understand ki how this strategy has actually behaved in the falling market, in the rising market. अगर हम उन सारे पीरियड्स को पकड़े जहां निफ्टी 100 ने 10% से भी ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया है, वहां पे जहां पे एवरेज अल्फा -26.4 है, एवरेज लो वोलेटिलिटी -15.7 है, अल्फा लोवल -19 है। अगर हम बिटवीन -10 से 0 की बात करें तो 2.6 वर्सेस 2.5 वर्सेस 3.8। अगर हम बिटवीन 0 to 10 की बात करें तो 8.3 वर्सेस 9.5 वर्सेस 6। तो जो फर्स्ट तीन काउंटर्स हैं, जहां पे लेस देन -10%, बिटवीन -10 to 0% और बिटवीन 0 to 10%, अगर आप अल्फा लोवल का बिहेवियर देखें तो अल्फा लोवल का बिहेवियर लो वोलेटिलिटी से काफी सिमिलर है। राइट जैसे ही आप तीन रिटर्न सिनेरियोज के बाहर जाते हैं, जबकि रिटर्न एग्रेसिव रिटर्न सिनेरियोज में जाते हैं, लाइक मोर देन 10 to 20, बिटवीन 20 to 30 एंड अबव 30, वहां पे जाके अल्फा लोवल अल्फा के जैसा बिहेव करने लगता है। क्योंकि अगर आप देखें 18.6 वर्सेस 20.3, 32.2 वर्सेस 31.3, 54.8 वर्सेस 49.7। मतलब राइजिंग मार्केट में अल्फा लो वोलेटिलिटी लो वॉल अल्फा के जैसा बिहेव करता है, और फॉलिंग मार्केट में अल्फा लो वोलेटिलिटी के जैसा बिहेव करता है। दैट इज व्हाई इसको बोला जा सकता है इट ऑफर्स बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड। नाउ अगर हम अल्फा जनरेशन कैपेसिटी की बात करें तो अक्रॉस ऑल मार्केट कंडीशन अल्फा लो वोलेटिलिटी स्ट्रेटेजी ने सिग्निफिकेंट अल्फा जनरेट करके दिया है आपको, रफली 4 to 5% का अक्रॉस टाइम फ्रेम्स। अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म रिटर्न्स की बात करें, लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर, तो अगर आप जाके देखें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न विच इज रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, अल्फा लोवल ने हमेशा बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं बिटवीन निफ्टी 100, अल्फा लोवल एंड अल्फा लोवल हमेशा ग्रीन है। राइट जब हम किसी चीज का परफॉर्मेंस देखते हैं ना, एक तो करंट परफॉर्मेंस देखना बहुत जरूरी है, जो दूसरा चीज देखना बहुत जरूरी है वो है कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस, कि वो परफॉर्मेंस कितना कंसिस्टेंसी के साथ आ रहा है। राइट वो डेली रोलिंग रिटर्न्स एनालिसिस के बाद के बेसिस पे, तो अगर हम उस शीट में जाके देखें और स्कीम का डेली रोलिंग रिटर्न्स एनालिसिस निकाल देखे, कैन वी मूव टू स्लाइड नंबर 18।
तो अगर आप देखें बेसिस 3 ईयर डेली रोलिंग रिटर्न्स, जिसमें रफली 4100 ऑब्जर्वेशन को हमने एनालाइज किया है, वहां पे एवरेज रिटर्न ऑफ अल्फा आता है 14.7% का, एवरेज रिटर्न ऑफ लो वोलेटिलिटी आता है 15.7% का, बट कॉम्बिनेशन का एवरेज आता है 17.36, विच इज बेटर देन अल्फा, बेटर देन लो वोलेटिलिटी। सेम टाइम अगर हम मीडियन रिटर्न्स की भी बात करें तो मीडियन रिटर्न्स भी अल्फा लो वोलेटिलिटी का लो वोलेटिलिटी और लो वोलेटिलिटी से काफी बेटर है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन अल्फा लो वोलेटिलिटी और लो वोलेटिलिटी का काफी सिमिलर है। नाउ अगर हम ये आइडेंटिफाई करें कि कितना परसेंट टाइम अल्फा लो वोलेटिलिटी ने निफ्टी 100 को आउट परफॉर्म किया है, तो वो नंबर आता है 76% टाइम, मतलब 76% टाइम निफ्टी अल्फा लो वॉल ने निफ्टी 100 को बीट किया है, और जब बीट किया है तो रफली 7% आउट परफॉर्मेंस से बीट किया है। और जब वो 24% अंडर परफॉर्म किया है तो अंडर परफॉर्मेंस खाली -2% का है, मतलब बेटर अपसाइड बेटर डाउनसाइड। सिमिलरली अगर आप 5 साल के पीरियड को एनालाइज करें तो वहां पे भी आप ये देख सकते हैं कि अल्फा लो वोलेटिलिटी ने बेटर एवरेज रिटर्न दिया है, बेटर मीडियन रिटर्न दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम है, एट द सेम टाइम रफली 88% टाइम निफ्टी 100 को बीट किया है विथ ऑलमोस्ट लाइक 6% अल्फा। और जब ये रिमेनिंग 12% टाइम अंडर परफॉर्म किया है तो एवरेज अंडर परफॉर्मेंस 1% से भी कम का है। फिर ये बोल सकते हैं बेटर अपसाइड बेटर डाउनसाइड। ऑब्जेक्टिव इन स्ट्रैटेजीज को लाने का यही है कि आप रैली में इन्वेस्टर्स को मार्केट रैली में पार्टिसिपेट कराओ, और जब फॉल हो तो लार्जर एक्सटेंट आप उसका फॉल को रोक लो। इफ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, कि एक स्लाइड और आगे, अगर हम इनका रिस्क रेशियोज देखें कि अल्फा लो वोलेटिलिटी का रिस्क रेशियो कैसा है एज कंपेयर टू अल्फा, एज कंपेयर टू लो वोलेटिलिटी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन वाइज अल्फा लो वोलेटिलिटी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो एकदम लो वोलेटिलिटी के आसपास है। अगर हम बीटा देखें एज कंपेयर टू निफ्टी 50, व्हाट इज द बीटा? बीटा इज आल्सो मच लेसर देन 1 एंड वेरी क्लोज टू लो वोलेटिलिटी। अगर लास्ट 1 ईयर का बीटा लो वोलेटिलिटी अल्फा लो वोलेटिलिटी का खाली 0.88 है, जबकि अल्फा का 1.37 है। हमने देखा कि रिटर्न अल्फा लो वोलेटिलिटी का अल्फा के आसपास है, स्टैंडर्ड डेविएशन अल्फा लो वोलेटिलिटी का लो वोलेटिलिटी के आसपास है, बीटा भी 1 से कम है, एट द सेम टाइम सच आउट परफॉर्मेंस। So a strategy that is delivering alpha over broad market, and in fact significantly higher alpha than broad market at a beta which is less than 1. Higher alpha, lower beta, an all weather investment proposition is what is called alpha low volatility. तो अगर मैं इसको समराइज करूं आपके लिए, इफ वी कैन जस्ट मूव टू द समरी स्लाइड, इसलिए मैंने नटशेल में आपको वही चीजें बताई हैं जो कि एक्चुअली स्टैट्यूटरी नहीं है, जहां पे एक्चुअली डिस्कशन की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अगर मैं आपको मोटा मोटा समरी बताऊं इस स्कीम का, तो ये स्कीम के अंदर आपको 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का एक्सपोजर मिलेगा, विच इज अल्फा एंड लो वोलेटिलिटी। दोनों फैक्टर का एक्सपोजर के कारण आपका पोटेंशियल डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगा, आपको बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिलेगा विथ रिड्यूस्ड वोलेटिलिटी, और आपका इन दोनों फैक्टर्स के एक्सपोजर के कारण एक स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन होगा इन द ओवरऑल पोर्टफोलियो। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, कि it is actually giving you proper element of water, proper element of lemon, proper element of sugar, and proper element of salt, so that you have a perfect nimbu pani, and that actually is consumed whether it is summer or winter. Right? आई थिंक So परफेक्ट, that मतलब दिस कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा एंड लो वॉल आपने जैसे दिखाया कि इसका बीटा भी कम है, द वॉलेटिलिटी उतार चढ़ाव भी इस फंड की हमको इन कंपेयर टू अदर फैक्टर्स कम मिलती है, वीजा वी जो रिटर्न्स हमें मिलने हैं वो जो हाईएस्ट काइंड ऑफ अ रिटर्न जो स्ट्रेटेजी देती है वैसी ही मिलनी है। तो आई थिंक देर इज नो ब्रेनर, दिस इज नॉट अ, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है आपको फिर इस एनएफओ के लिए। And I think every individual should have one such product in their portfolio.
जहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी के समय आप देखोगे कि बाकी फंड्स जब थोड़े से ज्यादा पिट रहे हैं, ये आपको पोर्टफोलियो को स्टेबल करके चल रहा है। वीजा वी जब मार्केट भाग रहा है, बाकी फंड्स भी आपको रिटर्न दे रहे हैं, तो इस फंड का भी रिटर्न्स एट पार विथ अदर इन्वेस्टमेंट्स है। So I think this will be a very good proposition for everyone to have an exposure. So Sure. Ankit sir, anything you want to add about more about this NFO or about this Frankly, strategy? उत्कर्ष जी आपने एकदम सही बोला कि दिस इज ए नो ब्रेनर, जहां कोई ज्यादा दिमाग लगाने की ही जरूरत नहीं है। इट इज बेसिकली ए सिंपल कॉम्बिनेशन, जहां दो फैक्टर दोनों आपके फेवर में काम कर रहे हैं और इस तरह से काम कर रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना कि गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर बन गया, वो वाला हिसाब है। जब दो चीजें मिलती हैं और जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो उससे बेटर रिजल्ट देता है, इज व्हाट इज अल्फा लो वोलेटिलिटी। And sir, सिंपल प्रोडक्ट, सॉरी, जैसे नहीं, आपने कहा कि वो पहला 100 टॉप 100 कंपनीज ले रहा है, देन नेक्स्ट 50 कंपनीज ले रहा है। तो आई थिंक द होल्डिंग विल बी, और एफएनओ में वो स्टॉक होना चाहिए। तो आई थिंक द होल्डिंग विल बी समवेयर लाइक अ लार्ज एंड मिड कैप काइंड ऑफ a strategy. no, it is better than that. So if you see the composition of large cap in this Mhm. strategy is almost like 80% on an Okay, average. okay, Currently it is 86% large cap, 14% mid cap. But on an okay, average, we have seen it is always between 75 to 80%. So it is as good as large cap. okay. Understood, sir. Hmm. Yeah, sir. Then we move on to next NFO. Then at the end we will take we'll do the Sure, Q&A part. sure. Now the next NFO is pretty simple, and I don't actually need a presentation to show this. What we are launching is a Nifty Mid Cap 150 Index, which is we are giving you to the exposure to the entire universe. जितने stocks mid cap में listed हैं, उन सब का exposure आपको एक stock, एक index के अंदर हम देंगे, which is Nifty Mid Cap 150 Index. तो जैसा बोलते हैं ना, why to invest in few when you can make all of them work for you. True. जब आप सबसे काम ले सकते हैं तो सिर्फ कुछ में क्यों इन्वेस्ट करें। इसीलिए इसी फिलॉसफी के साथ हमने मिड कैप 150 इंडेक्स पर लॉन्च किया है। लॉन्ग टर्म में हम जाके देखें तो मिड कैप ने लार्ज कैप से तो बेटर रिटर्न दिया ही दिया है, स्मॉल कैप से भी बेटर रिटर्न दिया है, राइट। और इसमें कोई फैक्टर या कोई सिलेक्शन नहीं है जिसके लिए हमको पीपीटी चाहिए फॉर सिलेक्शन या फॉर अंडरस्टैंडिंग। आज के टाइम पे जो भी लोग इन कॉल में हैं, सबको मालूम है प्रॉपर मार्केट क्लासिफिकेशन। फर्स्ट 100 स्टॉक्स लार्ज कैप बनते हैं, नेक्स्ट 150 स्टॉक्स मिड कैप बनते हैं, और उसके बाद के सारे रिमेनिंग स्टॉक्स बन जाते हैं स्मॉल कैप। तो ये जो पर्टिकुलर फंड है, ये आपको जो नेक्स्ट 150 स्टॉक है, दैट इज 101 टू 250 स्टॉक्स का एक्सपोजर देगा in a defined disciplined process where there is no discretion that is being taken. आप इन्वेस्ट करो इसमें, 150 स्टॉक का एक्सपोजर है आपके पास। एट द सेम टाइम जो अभी लोगों का कंसर्न है कि वैल्यूएशंस मिड कैप में बहुत एक्सपेंसिव है, विथ रिसेंट करेक्शन वो वैल्यूएशन मॉडरेट होना चालू कर गए हैं। अब वो कब तक मॉडरेट होंगे, अगर आप मुझसे पूछे, मुझे नहीं पता, आप किसी से भी पूछेंगे, किसी को भी नहीं पता। So in this, what we want from everyone is that you start your investment journey with this, where you are taking exposure to the entire universe. आप यहाँ पे start कीजिए SIP के थ्रू, STP के थ्रू, जहाँ पे आप हर एक लेवल के मिड कैप में इंटर कीजिए, बिकॉज जब रैली का वापस टाइम आएगा तो आपका पोर्टफोलियो में आपको एक इनहांस रिटर्न दिखाई देगा। So basically, net shell में ये product है which is giving you exposure to 150 companies, diversified sector allocation because सारे important sectors mid cap के आ गए। At the same time कोई discretionary risk नहीं है। At the same time आपको एक बहुत important market cap segment का exposure मिलता है, because from a return perspective अगर हम long term की जाके बात करें तो mid cap ने large cap और small cap दोनों को outperform किया है। इनफैक्ट अगर आप 5 years का daily rolling returns निकाल के देखें तो मिड कैप ने रफली 98% टाइम लार्ज कैप को आउट परफॉर्म किया है, 99% टाइम स्मॉल कैप को आउट परफॉर्म किया है, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जो कि मिस नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस जहां पे हम इन सारे स्ट्रैटेजीज को हम यूज करें। उत्कर्ष जी, इन इन द एब्सेंस ऑफ टाइम, मैं, क्योंकि ये सारे स्ट्रैटेजीज मैंने डिस्कस कर लिए हैं, तो हम लोग Q&A शायद नहीं ले पाएंगे अभी, क्योंकि मुझे इमिडिएटली एक दूसरे मीटिंग के लिए रश करना है। तो इन केस, एंड आई थिंक आप बहुत इक्विप्ड इनफ हो हर चीज को आंसर करने के लिए। सो Thank you. Thank दैट you, वाज ऑल sir. फ्रॉम माय साइड। I think ठीक है, आप सर, आपका मीटिंग है, you can take a leave, sir. I'll conduct the Q&A for you.
श्योर and we'll discuss about this fund as well further, कोई भी जो श्योर। डिस्कशन है। बट ये तो स्ट्रैटेजीज दोनों ही बहुत ही सिंपल है, अल्फा लो वॉल हो या मिड कैप 150 हो, जहाँ पे आपको डिफाइंड डिसिप्लिन वे में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का एक्सपोजर मिल रहा है विदाउट एनी डिस्क्रिशनरी रिस्क। बहुत ब्यूटीफुली डिजाइंड है। हम हमेशा कोशिश करते हैं यूटीआई में नए और इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेके आने का, इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर यूनिट होल्डर्स एंड ऑल द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज दैट वी कैटर टू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच संकेत सर, थैंक यू फॉर द थैंक यू। सच अ वंडरफुल इंसाइट। थैंक यू। तो टेकिंग इट फॉरवर्ड, मैं आप लोगों को एक दो चीज और बता दूं रिगार्डिंग दिस फैक्टर इन्वेस्टिंग फंड। जैसे कि सर ने कहा था कि ये फंड ना ही आपका एक्टिव फंड है, ना ही आपका ये पैसिव फंड है। ये स्ट्रेटेजी जो हमने पहले एनएफओ का बात किया था, विच वाज यूटीआई निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी फंड, तो ना ही ये एक्टिव है ना ही ये पैसिव है, ये इन दोनों के बीच का फंड है। तो फंड इस बीच का है, मतलब कि आपके क्लाइंट्स को जो है कम वॉलेटिलिटी मिल रहा है, रिस्क भी आपको एट पार विथ एक्टिव फंड्स या उससे ज़्यादा ही मिलेगा। बट जो एज अ डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, इस फंड्स में आपकी जो रेमुनरेशन पार्ट होगा वो भी ना एक्टिव फंड जितना होगा ना पैसिव फंड जितना कम होगा, बट योर रेमुनरेशन विल बी समवेयर इन बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव। तो आपको ये ध्यान रखना है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इसका प्राइसिंग, इस एनएफओ का जो पे आउट होगा विल नॉट बी एज हाई एज दी अदर रेगुलर एक्टिव फंड्स का प्राइसिंग जो हम लोग करते हैं। So this is the only disadvantage. Otherwise, this product is very good for your client. तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर क्लाइंट के पास 10 स्कीम है, आप एक और दो स्कीम आप इसको फैक्टर इन्वेस्टिंग वाली भी दीजिए, ताकि जब कल आपका ये क्लाइंट जब डायरेक्ट सुन रहा है, ऑडियंस मैच्योर हो रही है, कल वो आपके ऊपर क्वेश्चन करे कि आप सारा मेरे को एक्टिव फंड क्यों दिए थे जिसका एक्सपेंसिव हाई है, तब आप उसको जस्टिफाई कर पाओगे, सर मैंने तो आपको इंडेक्स फंड भी दिया था, आपको मैंने फैक्टर इन्वेस्टिंग भी दी थी जिससे आपको रिटर्न हाई आया है, एंड मैंने आपके पोर्टफोलियो को एक प्रॉपर थाली, खाने की थाली, कंप्लीट डाइट बना के दिया था आपको। तो इसीलिए आपके पास, हर क्लाइंट के पास पोर्टफोलियो में एक फैक्टर इन्वेस्टिंग का, दो फैक्टर इन्वेस्टिंग का फंड को ऐड कर दीजिए। यू कैन ऐड इट बाय लमसम, यू कैन ऐड इट बाय एसआईपी, यू कैन ऐड इट बाय एसटीपी मोड, जैसे आपको कंफर्टेबल है आप इन तीनों ही ऑप्शन से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इफ एट ऑल, अब आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग बोथ दी एनएफओस, आप मेरे से कर सकते हैं, सिंस अंकित सर हैज लेफ्ट, तो पीपल फ्रॉम यूटीआई टीम इज देयर एंड हम लोग हैं आपके क्वेरीज को जवाब देने के लिए। तो अगर कोई भी क्वेरीज है, आप लोग वे ऑफ रेज ऑफ हैंड अपनी क्वेरी कीजिए। एंड अभी होस्ट कौन है? होस्ट है सुरभि मैम। सुरभि मैम, कैन यू मेक मी और हर्षिका दी होस्ट सो दैट वी कैन कंडक्ट द Q&A पार्ट? सुरभि मैम, इफ यू कैन हियर, आप प्लीज मेरे को या हर्षिका किसी को होस्ट बना दीजिए। सर मैं उनको बोल रही हूँ, 1 मिनट, शायद वो एक ओके, प्लीज बोलिए ना। तो अगर इस एनएफओ रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, तब तक आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं चैट बॉक्स देख के आपको रिप्लाई करता रहूंगा जब तक मैं होस्ट नहीं बन पा रहा या हर्षिका होस्ट नहीं बन पा रही है। यस, चलिए, आई एम दी होस्ट नाउ। आप लोग में से किसी की भी कोई क्वेरी है तो आप रेज ऑफ हैंड से अब मेरे से कर सकते हैं।
आई थिंक आज के सेशन में कोई क्वेरी नहीं है। अरूप दास, इज दिस फंड सुटेबल फॉर हाई रिस्क टेकिंग एंड यंग एज इन्वेस्टर? यस सर, दिस फंड इज ऑल्सो सुटेबल फॉर देम। जैसे कि सर ने बताया था कि आपका ये फंड रिस्क कम ले रहा है, वॉलेटिलिटी कम देगा, बट आपको रिटर्न एज फार एज दी बाकी फंड्स जो देते हैं, जो मोमेंटम वाले फंड देते हैं, जो सबसे हाई रिस्क टेकिंग होते हैं, हाईएस्ट रिटर्न देने वाले होते हैं, उनके जैसा ही रिटर्न मिल रहा है। तो रिटर्न्स आर at the higher end and risk, the volatility is at a lower end। तो ये फंड उनके लिए भी सुटेबल है। तो कोई और क्वेश्चन नहीं है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इक्विटी एंड डेट? ओलंपिक दा, सिंस दिस इज एन इक्विटी इंडेक्स फंड, 100% एलोकेशन विल बी इन इक्विटी, आउट ऑफ विच सर ने बताया था 75 to 80 विल बी इन लार्ज कैप एंड रिमेनिंग 25 to 20 विल बी इन मिड कैप। तो ये अगर कैन यू शेयर व्हाट, मेरे को can you share what is the main criteria to choose a fund? Sir, this is a long discussion, long theory to choose a fund। कोई main criteria नहीं होता है। Every investment, every client has a separate requirement। उसके requirement के हिसाब से आपको उसका fund selection करना पड़ता है। So there is no standard format bookish rule कि मैं आपको ये rule दे दूं, आपने learn कर लिया and वैसे ही fund देना है, ऐसा नहीं होता है सर। मोमेंटम क्या होता है? सर मोमेंटम होता है बहती हवा सा था वो। मोमेंटम सीधा होता है। अगर मोमेंटम याद रखना है तो आपको याद रखना है बहती हवा सा था वो। जहां हवा बह रही है आपको वहीं पे इन्वेस्टमेंट कराने हैं। जो स्टॉक्स चल रहा है आपको अपने पोर्टफोलियो पे वही स्टॉक्स लेने हैं। इसी को कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम स्ट्रेटेजी का सिंपल रूल यही है। तो ये एनएफओ अभी लाइव है सिस्टम पे, आप लोग देख सकते हैं। मैं फिर से आप लोगों को बताऊंगा, रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे इस फंड में, वॉलेटिलिटी कम मिलेगी इस फंड में, बट आपका इनकम भी कम होगा इस फंड में। तो इसको ध्यान रखते हुए आप अपना एलोकेशन पार्ट को डिसाइड कीजिएगा। सर ये ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है? ये ओपन एंडेड स्कीम है, आप एनएफओ के बाद भी इसको परचेस कर सकते हैं। एग्जिट लोड का जो भी क्लॉज है आपको उसका प्रोडक्ट ब्रोशर पढ़ना पड़ेगा। 1 महीने का या 6 महीने का या 1 साल का ही एग्जिट लोड होता है इक्विटी फंड्स में, वही होगा। कोई सेपरेट एग्जिट लोड इसका कॉन्सेप्ट नहीं होगा। एंड आई थिंक इसका एग्जिट लोड विल बी एट अ लोअर एंड ऑल्सो। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दीज एनएफओस फ्रॉम यूटीआई। आप देख सकते हैं एनएफओ को अपना पोर्टफोलियो के लिए, बट अभी टाटा इनोवेशन फंड इज लाइव, इसका एनएफओ भी लाइव है। ये फंड हमारे रडार में भी है टाटा एनएफओ, इसको करना भी चाहिए। द कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो गुड कि इनको भी स्टॉक पिकिंग करना है टाटा इनोवेशन फंड्स में। तो आप लोग जो लोग अभी पैसा उठा रहे हैं एनएफओ में, वो टाटा एनएफओ को भी अपना फोकस में रख सकते हैं। द फंड इज डूइंग वेरी गुड। वी आर गिविंग इट टू आवर क्लाइंट्स। हम लोग अपने क्लाइंट्स को जाके इस एनएफओ के बारे में बोल रहे हैं, समझा रहे हैं करने के लिए। इसीलिए मैं एवरी डे कुछ ना कुछ ग्रुप्स में भी छोड़ रहा हूँ अबाउट दैट प्रोडक्ट। आज मैंने हितेश सर का एआई वीडियो जो बना था टाटा एनएफओ के लिए, वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। जो आप लोग चाहो तो अपने क्लाइंट के साथ आगे शेयर कर सकते हो। दिस फंड विल बी अ वेरी गुड फंड फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स। तो विद दिस वी कंप्लीट टुडेज इवनिंग अड्डा। आप लोगों से फिर नेक्स्ट इवनिंग अड्डा पे मिलेंगे, ऐसे ही किसी टॉपिक पे, किसी फंड पे, या किसी साइकोलॉजिकल बिहेवियरल फिनेंस के सब्जेक्ट पे हम लोग आपके साथ जुड़ते रहेंगे। So with this, I complete today's session. Thank you so much for joining in. Thank you, Harshika, for conducting the session. Let's end the session today. Bye-bye. Mutual fund investments are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing.